अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सैटायर का इस्तेमाल करें तो हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से की सुर्खी कुछ यूँ बनती है कि इमरान खान के साथ पस पर्दा मुज़ाकरात रंग ले आए और इमरान खान ने तैयब अर्दगान की सिफारिश मान ली और जनरल आसिम मुनीर को माफ़ी देने का फ़ैसला कर लिया। इसकी तफसील है। दूसरा, इंतखाबी मामलात का संजीदा आगाज़ हो गया है और अब इसमें कोई शुबा करने की गुंजाइश नहीं रही कि इलेक्शन फरवरी के आखिर में हो जाएंगे और इंतखाबात में गैर ज़रूरी ताख़ीर बल्कि मामलात को साल 2 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा तूल देने की जो अफवाहें हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देंगी। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये अफवाहें ज़्यादातर PTI के हलकों की तरफ से फैलाई जा रही है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम दरअसल इंतखाबी से ज़्यादा या इंतखाबी के साथ साथ एक ऐसी सियासी जारहाना मुहिम भी होगी जो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासी कल्चर में बिल्कुल एक नई चीज़ होगी। और इसमें गोया कि आप ये कह लें कि हर शहर, हर कस्बे, हर चौक पर एक नई हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट नशर हो रही होगी। ये बड़ी एक अनोखी किस्म की बात है। और फिर ये कि एजाजुल हसन का पत्ता यूँ समझिए कि कट गया, साफ हो गया। उसे खुद भी अब यकीन हो गया है कि वो अगला चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। अब उसकी जो भाग दौड़ होगी वो चीफ जस्टिस बनने के लिए नहीं होगी बल्कि अपनी चमड़ी बचाने के लिए होगी, जो कि नहीं बचेगी। तो नाज़रीन, इससे पहले मौज़ूआत पर आने से पहले एक छोटी सी बात कि आपने एक नोट की होगी ये बात कि कल अचानक, परसों और कल अचानक 2 दिन ये जो फर्रा गुजरी का गैंग है, इसके जितने भी लोग हैं, चाहे वो टीवी पर बैठे हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एकदम पढ़ाया सबक पढ़ना शुरू कर दिया कि इमरान खान की मकबूलियत 70% हो गई और फ़लाँ हल्के में सर्वे आ गया, फ़लाँ इलाके में सर्वे आ गया, फ़लाँ शहर का सर्वे आ गया, इमरान खान की मकबूलियत 70% हो गई है, बढ़ के या कम हो के 70% हो गई है। आपको अच्छी तरह याद होगा, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि 1 महीना पहले तक यही फर्रा गुजरी का गैंग ये कह रहा था कि सर्वे रिपोर्टें आ गई, सर्वे रिपोर्टें आ गई, इमरान खान छा गया, 85% मकबूलियत है इमरान खान की। और वो खलीफा कुप्पी जैसे लोग, वो मौलवी बूरिया मरदूद जान जैसे लोग अपने अपने चैनल्स पर बैठ कर ये दुहाई देते रहे कि इमरान खान की मकबूलियत 85% तो बहुत कम बताई जा रही है, उसकी मकबूलियत में तो इतना इजाफा हो गया कि हद्दो हिसाब नहीं, यानी वो 100% की लकीर को भी तोड़कर फ्रेम से बाहर निकल गई है। अब इसको मिलाकर देखिए कि 1 महीना पहले तक इमरान खान की मकबूलियत 85% थी और उसमें मसलसल इजाफा हो रहा था, बड़ी तेज़ रफ्तारी से इजाफा हो रहा था। इजाफा होते होते अब वो कह रहे हैं कि मकबूलियत बढ़कर 70% हो गई है। ये पढ़ा पढ़ाया, लिखा लिखाया सबक है जो फर्रा गोगी, बिशरा, पिंकी, पीरनी, जादूगरनी, जो भी पूरा PTI का जो कंजर खाना है मीडिया का, ये 2 औरतें चला रही हैं। 2 औरतें चला रही हैं, एक ये जादूगरनी है और एक और खातून है। फर्रा गुजरी जो है वो खुद एक्टिव नहीं है लेकिन उसका गैंग पूरी तरह एक्टिव है। हकीकत ये है कि ये सारे सर्वे झूठ है और इसमें यानी मुझे इनके ही एक आदमी ने बताया कि ये एडिट करते हैं, सर्वे करते हैं, जाकर मुख्तलिफ इलाकों में, कोई ग्वाल मंडी पहुंच गया, कोई फैसलाबाद पहुंच गया, कोई भाटी लोहारी पहुंच गया, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया, 100 आदमियों से इंटरव्यू किया और जिन लोगों ने इमरान खान की मुखालफत की या नवाज शरीफ की हमायत की, वो इंटरव्यू काट के सिर्फ वो इंटरव्यू दिखाते हैं जिनमें इमरान खान की फेवर की गई होती है। और भरम रखने के लिए अगर 30 बंदों के इंटरव्यू या 25 बंदों के इंटरव्यू इमरान खान के हक़ में दिखाते हैं तो 2 या 3 इमरान खान की मुखालफत में भी दिखा देते हैं, ताकि देखने वाले को एक ये अंदाज़ा हो कि भाई नहीं, ये इन्होंने तो दोनों तरफ के पहलू दिखाएं, जबकि हकीकत में वो सारी फुटेज वीडियो में, क्लिप में शामिल ही नहीं की गई होती जो इमरान खान की मुखालफत में बोले होते हैं। और ये काम सारा टेक्निक से हो रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बतौर सियासी पार्टी PTI अब कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन इनका जो मीडिया है जिसको गुलाबो जादूगरनी कमांड कर रही है, लीड कर रही है, वो पूरी तरह एक्टिव। और वो अकेली नहीं है, लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह इन्होंने भी 2 दिन पहले तूफ़ान मचाए रखा कि जनाब अमेरिका के हर शहर से काफ़िले आ रहे हैं,
जो वज़ीर आज़म नसरुल्लाह काकड़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करेंगे, तो हर शहर से कोई 50 शहरों के करीब नाम लिया गया। और फ़र्ज़ कीजिए हर शहर से अगर 100 का आदमी भी आए तो कितने आदमी बन जाते हैं। लेकिन अमेरिका में जो उनका मुज़ाहरा हुआ उसमें 200-250 से लोग ज़्यादा नहीं थे। ऑल अमेरिका वर्कर यानी इनका जो स्ट्रेंथ थी, ऑल अमेरिकन वर्कर स्ट्रेंथ 200-250 से ज़्यादा ये लोग इकट्ठे नहीं हो सके। और यही हाल इवन फील्ड के बाहर का होता है, जहाँ पहले 10-12 लोग इकट्ठे होते थे, 10-12 हज़ार नहीं, 10-12 100 भी नहीं, 10-12 लोग, अब वहाँ 3 या 4 रह गए। ये इनकी पॉपुलैरिटी की कैफियत है। और ये कहते हैं कि दरअसल छापों का डर है और पुलिस का डर है, इसलिए हमारे वर्कर बाहर नहीं आते। पुलिस का और छापों का डर क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी पार्टी को हुआ है कि पार्टी कहीं नज़र ही नहीं आती और जनाब मकबूलियत 70% है। तो खैर ये भी एक प्रोपेगेंडा मुहिम इनकी चलती रही है पिछले पूरे 1.5 महीने तक कि जनाब फ़ौज जो है वो इमरान खान के गोडे गिट्टे पकड़ने तक उतर आई है और अब वो इमरान खान से माफ़िया मांग रही है, तैयब उर्दुगान से सिफारिश कराई जा रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान से कहा जा रहा है कि हम आपकी फ़लाँ बात भी मान लेते हैं, फ़लाँ बात भी मान लेते हैं। तो जनाब पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, सबको पता चल गया है, जनरल हाफिज़ साहब को भी पता चल गया है कि इमरान खान को राज़ी किए बगैर मामला तो चल नहीं सकते। तो नाज़रीन बहरहाल उसका इन मुज़ाकरात के अगर मस्बत नताइज हम कहें कि 2 नतीजे बरामद हो गए हैं, क्या कहना चाहिए, रम्ज़ के पहलू में, तंज़ के पहलू में, सटायर के पहलू में, कुछ भी आप समझ लें तो 2 मस्बत नतीजे बरामद हो गए हैं। पहला मस्बत नतीजा ये बरामद हो गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 9 मई के केस थे और PTI की दूसरे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनमें बगावत पर उकसाने की दफ़ा भी शामिल कर दी गई है, जिसकी सज़ा खासी सख्त है, जिसकी ज़मानत नहीं हो सकती और जिसकी समाअत अब दहशतगर्दी की अदालत में नहीं होगी नाज़रीन, फ़ौजी अदालत में होगी। यूँ समझिए कि कोर्ट मार्शल का बुलावा इमरान खान को आ गया है। ये है उन मुज़ाकरात की पेशरफ्त है। पहली पेशरफ्त जो जिसको हम ठोस पेशरफ्त कह सकते हैं कि जनाब उस मुज़ाकरात के नतीजे में ये चीज़ सामने आई है और वो ये है बगावत की दफ़ा। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि वो सारे शवाहिद ऑडियो टेप्स हैं, यानी जिनमें इमरान खान की गुफ्तगू भी शामिल है और इमरान खान के नीचे की जो फौरी इम्प्लीमेंटेशन वाली फर्स्ट टीम थी उसकी गुफ्तगू भी शामिल है। वो सारे शवाहिद इकट्ठे होकर उनको तरतीब दे लिया गया है ताकि अदालत में उनको उसी अंदाज से पेश किया जाए। और इतला ये भी है कि दहशतगर्दी के 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान पर एक मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा और जिसमें तोड़ फोड़ इस तरह की चीज़ें शामिल होंगी। और दूसरी जो है कि इसने बगावत पर उकसाया और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की हदायत दी और एक प्लानिंग की, वो मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालत में चलेगा और उसको हम कोर्ट मार्शल का नाम देते हैं। नाज़रीन इस पसे पर्दा मुज़ाकरात का दूसरा नतीजा ये आया है कि ख़ान ने पिछले साल जो एक वो सैलाब ज़दगान के लिए एक टेलीथॉन कॉन्फ्रेंस की थी, उसके फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल पर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस हो गया है और नैब की टीम ने, नैब की जो मरकज़ी जो क़यादत होती है, उनसे ये इजाज़त मांग ली है कि इस शिकायत को बाकायदा इंक्वायरी में बदल दिया जाए, क्योंकि शिकायत के बाद जो इब्तदाई तहकीकात होती है उसमें इमरान खान की तरफ से इन फंड्स का गलत इस्तेमाल साबित हो गया है। तो नाज़रीन इस टेलीथॉन में इसने क्या कहा था आपको याद होगा, शायद अब सही याद नहीं। वो एक सरदार अब्दुल रब निश्तर मरहूम की एक पोती नवासी है जिसने करप्शन के डंके बजाकर अपने दादा नाना का नाम बदनाम किया है। सानिया निश्तर उसका नाम था। बहरहाल जो भी, बहरहाल इन्होंने कहा था कि 4 अरब रुपए या 5 अरब रुपए इतनी रकम इन्होंने बताई थी कि इतनी रकम इकट्ठी हो गई है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। और जब फिर बारी आई इमदाद करने की तो इमरान खान ने कहा, सानिया निश्तर ने कहा कि पता नहीं 24 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी हुई है और वो तो सिर्फ वादे थे, यानी वो जो 4 अरब वाले थे वो वादे थे। ये झूठ क्यों बोला गया? दोनों बातें झूठ थी। 4 अरब इकट्ठे नहीं हुए थे, कोई 60-70 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी हुई थी और 24 करोड़ वाली बात भी झूठ है। और बात बीच में से क्या निकली कि वो जो 60-70 रुपए इकट्ठे हो गए थे, खान साहब वो भी खा गए। यानी अपनी ही बुलाई गई डोनेशन देने की कॉन्फ्रेंस जो थी, अपनी ही बुलाई गई, उसकी रकम भी खान ने हड़प कर ली, खा गया, बहनों को दे दिया। वो उसकी 3 चोरियाँ हैं, इसकी 3 बहनें, तीनों चोर रही हैं माशाल्लाह, एक से एक बढ़कर, हर एक अरबों खरबों पति।
उनको दे दिया, गुलाबो जादूगरनी को दे दिया या क्या किया, बहरहाल वो रकम खा गया। और ये कोई अनोखी बात इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये वो मौसूफ इस तरह के साहब करामात हैं कि इसने शौकत खानम फंड का चंदा भी ये हड़प कर गया, जो गरीबों की, मिस्कीनों की इमदाद के लिए लोगों ने दिया था, कि जो बेचारे कैंसर के मरीज़ होते हैं, गरीब और मिस्कीन, और वो ज़ाहिर कैंसर का इलाज अल्लाह माफ़ करे कई लाख रुपए, करोड़ करोड़ रुपए तक, इससे भी ज़्यादा तक इसकी माली जाती है। एक गरीब आदमी तो 1 लाख रुपए का इलाज बिल नहीं दे सकता, तो वो 1 करोड़ का, इससे ज़्यादा का क्या देगा। तो ये कमबख्त इमरान खान शौकत खानम अस्पताल का फ़ंड भी खाता रहा है, और इतलात ये हैं कि 70% से ज़्यादा फ़ंड इसने इसका खाया है अब तक, जितना भी चंदा मिला है। और इसमें बात में बिल्कुल यकीनी क्यास इसलिए है कि शौकत खानम एक रिफाई अस्पताल नहीं है, खैराती अस्पताल नहीं, ये कमर्शियल इदारा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी फ़ीसें लेने वाले 2 ही हॉस्पिटल हैं, एक आगा खान अस्पताल कराची, लेकिन वो तो ख़ुद को कमर्शियल अस्पताल कहता है, वो तो ये नहीं कहता कि हम वेलफेयर अस्पताल हैं या क्या है, चैरिटी इदारा है, नहीं, इस तरह नहीं, वो तो कमर्शियल होने का ओपनली इकरार करते हैं कि हम कमर्शियल हॉस्पिटल है, और वो उस हिसाब से फ़ीसें लेते हैं। और बिल्कुल उसके हमपल्ला, बल्कि बाज़ मामलात में उससे भी ज़्यादा फ़ीसें लेने वाला शौकत खानम अस्पताल है। और इसका जो सारे का सारा खर्चा है वो इसकी आमदनी से पूरा हो जाता है, सारे का सारा खर्चा। कमर्शियल अस्पताल है, ज़ाहिर उसमें खसारा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये जो डोनेशन लेता है इतने बड़े पैमाने पर, कराची में भी, लाहौर में भी, इसके जो सेंट्रल ऑफिस हैं चंदा लेने के, बाहर के मुल्कों से भी लेते हैं, वो कहाँ जाता है नाज़रीन, ये इस सवाल पर आज तक किसी ने गौर किया ही नहीं। लेकिन अब शुक्र है कि कम से कम ये टेलीथॉन वाला फ्रॉड जो है, इस पर नैब ने एक्शन लिया है, और इसका भी मुकदमा इमरान खान पर बनेगा। तीसरा नतीजा कल निकल आया था, कल सुबह को निकल आया था, जब पता ये चला कि एक सीनियर फौजी ओहदेदार ने, फ़ौज के एक अहम अफसर ने, जो कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान मामलात से इन टच था, उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान जो है रिकॉर्ड करवा दिया है। किस मामले में? वो जो मलक रियाज वाला स्कैंडल है, 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें इमरान खान ने इतनी रकम हड़प की, और फिर जिस तरह मलक रियाज से रिश्वत ली, ज़मीन की शक्ल में भी और पैसों की शक्ल में भी, उसके ख़िलाफ़ बयान दे दिए। मतलब ये है कि अब वो नैब का केस जो है पहले से ज़्यादा सीरियस हो गया है, और किसी वक्त वहाँ से भी इसको बुलावा आएगा। और मुझे जो इतला मिली है वो ये है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर इसे सज़ाएँ सुनाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, और पै दर पै 5-6 मुकदमात में इसको सज़ा आगे पीछे होगी। किसी में 2 साल, किसी में 5 साल, किसी में 14 साल। और ये जो कोर्ट मार्शल वाला मसला है, ये तो और भी ख़तरनाक है। इसमें कुछ ताज्जुब नहीं कि इससे मौत की सज़ा भी हो जाए। अगरचे इसके जुर्म के एतबार से तो ये इसकी जो सज़ा है वो मौत भी बहुत कम है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जुराइम किए हैं जो, जिसने हिलाकू खान से साजबाज करके बगदाद फतह करवाया था, वो उससे भी ज़्यादा इसके संगीन जुराइम हैं। हिंदुस्तान में जो मीर जाफ़र पैदा हुआ, मीर कासिम पैदा हुआ, इसी तरह यूपी में नवाब पैदा हुआ, ये इन तीनों ने मिलकर हुर्रियत पसंदों की, मुजाहिदों की मुखबरी की, उनसे जंग की, और अंग्रेज़ों की मुकम्मल फतह में अपना बुनियादी किरदार अदा किया। इमरान खान के जुराइम जो हैं वो उन सब से मिलकर सबसे ज़्यादा हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान अपने मकासद की तकमील में उस तरह कामयाब नहीं हो सका जिस तरह वो लोग हुए थे। कामयाब तो हुआ, इसने पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर दी, लेकिन पाकिस्तान के एटमी असासे पाकिस्तान से छीने नहीं जा सके। पाकिस्तानी फ़ौज के 36 टुकड़े नहीं हो सके। जिस तरह सूडान में फ़ौजी पलटने एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, लीबिया में हो रहा है, उस तरह का मंजर पाकिस्तान में नहीं आ सका। फ़ौज मुत्तहद है, 1 यूनिट है फ़ौज का, और उसमें दरारें डालने की कोशिशें बहुत बड़े पैमाने पर की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन किसी गद्दार का अपने मकासद में 100% कामयाब ना हो सकना इस बात की दलील नहीं है कि उसे माफ़ किया जाए। इब्न अलक़मी उसका नाम था, जिसने बगदाद फतह करवाया था इज़्ज़ादारियों के हाथों। तो बहरहाल ये इत्तला भी चल रही है कि कुछ अजब नहीं है, यानी कोई दावा नहीं है कि ऐसा होगा,
लेकिन वो अब कह रहे हैं कि अब मामलात इस नहज पर आ गए हैं कि कुछ ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर इसे सजाए मौत हो जाए। और नाज़रीन, अभी इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे बनने हैं, क्योंकि इसके जराइम तो इतने ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल में नैब के 3-4 इदारे अगर बनाए जाएँ तो वो भी कम पड़ जाएंगे। इसका यानी इसका खाता इतना ज़्यादा संगीन है। आप देखें ना, कहाँ से शुरू होता है मामला। पेशावर की वो बस ट्रांसपोर्ट से लेकर इस्लामाबाद की रिंग रोड तक कौन सी जगह है जहां इमरान खान ने लंबे हाथ नहीं मारे। और सबसे ज़्यादा लंबे हाथ तो सुना है कि ये रावी के प्रोजेक्ट में मारने थे, कुछ मारे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं मारे जा सके। बीच में रजीम चेंज हो गई और वो मनसूबा धरे का धरा रह गया। लेकिन उसमें परवेज़ इलाही बहरहाल कोई 10-15 अरब रुपए तो परवेज़ इलाही ने कमा लिए, इतने मूनस इलाही ने कमा लिए और इतने इमरान खान ने कमा लिए। अगर वो पूरे का पूरा सौदा, वो तो पूरे लाहौर को बेच देने का मंसूबा था। और इसमें भी मलक रियाज था, जिस पर अभी तक किसी ने हाथ डालने का नहीं सोचा है। तो नाज़रीन, ये इमरान खान की सूरत हाल है। अब इलेक्शन मुहिम, जो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक के लिए अगले महीने की 4 तारीख को इजलास तलब कर लिया तमाम सियासी जमातों का, और उनके मशवरे से एक नया ज़ाब्ता अखलाक तश्कील लिया जाएगा। ये अहम खबर इसलिए है कि इस मरतबा सुना है कि लिमिटेशन ज़्यादा सख्त होंगी, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा सख्त होंगी। यानी इंतखाबी अखराजात जो हैं वो पहले जितनी एक हद मुकर्रर की गई थी उससे कम अखराजात करने होंगे। और ये बहुत अच्छा फ़ैसला होगा अगर किया, इसलिए कि पाकिस्तान की माशी हालत इतनी बुरी है कि इसमें फजूल खर्ची करने वाले उम्मीदवारों को तो वैसे ही नाअहल करार दे देना चाहिए। बहरहाल, इस इजलास से ये मालूम हुआ कि इंतखाबी मुहिम अब किसी लम्हे भी शुरू हो सकती है। अक्टूबर के वस्त के बाद किसी लम्हे भी 4 अक्टूबर को इजलास होगा। चंद दिनों में ज़ाब्ता अखलाक सामने आ जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने अगर शेड्यूल का ऐलान ना किया तब भी वो तारीख ज़रूर दे देगा कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे, और उसके साथ ही इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। PTI इस इंतखाबी मुहिम में अभी कहीं तक नज़र नहीं आ रही। इसके जो लीडर गिरफ़्तार हैं वो तो गिरफ़्तार हैं, जो गिरफ़्तार नहीं हैं वो इस बुरी तरह मफरूर हैं। बुरी तरह से मुराद ये है कि वो अपने चंद एक साथियों को छोड़कर वो किसी को फ़ोन भी नहीं करते। ये जो शीदा टली पकड़ा गया है, जिसे कल एक साहब ने कहा कि ये हरामुद्दहर है, मैंने कहा हरामुद्दहर का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने हंसकर कहा कि हरामुद्दहर का मतलब होता है शेख रशीद। पता नहीं इसका क्या जोड़ है, लेकिन ये कि शेख रशीद जो पकड़ा गया वो भी किसी को फ़ोन नहीं करता था। 2 या 3 अफराद के उसके साथ राब्ते थे, उनमें से एक कोई अखबारी रिपोर्टर था और 1-2 और लोग थे जो इसके अपने हलके के लोग थे। और कहा जाता है कि उन्हीं में से किसी ने मुखबरी की। कुछ का कहना है कि नहीं, ये इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत पहले ही इसका वेयर अबाउट्स के बारे में एक रफ सा अंदाज़ा लगा लिया था कि इस सर्कल के अंदर अंदर है, फिर वो घेरा तंग करते गए। बहरहाल जो भी है, तो ये इतने बुरे डरे हुए हैं। अब कल लाहौर में भी 2 आदमी पकड़े गए, वो पता नहीं कहाँ के थे, और वो जहाँ जौहर टाउन में मटर गश्त कर रहे थे गाड़ी पर, तो पुलिस ने पकड़ लिया। इसका मतलब कि मुखबरी का निज़ाम अब पहले से बेहतर है। और कहाँ कहाँ से लोग पकड़े जा रहे हैं। अब लाहौर में, पंजाब में तो सिर्फ 2-3 बदमाशी रह गए जो अभी तक पकड़ाई में नहीं आ सकी। एक तो वो कब्ज़ा ग्रुप, जुआ माफिया वाला मियाँ असलम इकबाल है, और वो दूसरा मियाँ अज़हर का बेटा है, बहुत बड़ा चोर, जिसने चीनी और दवाओं के मद में कोई कहते हैं कि 50 अरब रुपए चोरी किए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से। 2 ये हैं और एक आध और। इसी तरह पख्तूनख्वा में वो एक मुराद सईद है और एक वो है इस्लामी शहद ब्लैक लेबल की बोतल में पीता था, क्या नाम था उसका, अली नवाज़ गुंडापुर। चंद एक ही रह गए। तो यहाँ इस मौके पर मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि सितंबर के वस्त में एक नया क्रैकडाउन शुरू होगा, लेकिन ये अंधाधुंध नहीं होगा जिस तरह के बाद लोग बता रहे हैं कि पता नहीं लाखों के हिसाब से गिरफ्तारी होंगी या हज़ारों के हिसाब से गिरफ्तारी होंगी। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मुहिम शुरू होगी, लेकिन गिरफ्तारियाँ हज़ारों के हिसाब से नहीं होंगी, टारगेटेड किस्म की गिरफ्तारियाँ होंगी, ताकि जो मुजरिम हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है सिर्फ उन्हीं को पकड़ा जा सके। अब ये तो नहीं है कि PTI का किसी मोहल्ले में 100 आदमी रहते तो 100 को 100 ही पकड़ लेंगे। तो ये मसला हो गया। अब उसके बाद है नवाज़ शरीफ की इंतखाबी मुहिम। वो एक तो खैर इस इंतखाबी मुहिम में ये जो ज़िम्मेदार ज़रा हैं मुस्लिम लीग के, वो ये बता रहे हैं कि माशी बहाली का कोई मंशूर वो पेश करेंगे कि हम बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये इक़दामात करेंगे, जिसके नतीजे में ये चीज़ इस तरह ठीक हो जाएगी, इस चीज़ को इस तरह ठीक करेंगे। प्रायोरिटीज़ जो है माशी, और दूसरा जो पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से ज़्यादा अहम है वो है
इनकी एक हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट की तर्ज पर हर जगह पर कुछ न कुछ इंकशाफात करने का, हर रोज़ की बुनियाद पर वो इंकशाफात होंगे। और इंकशाफात होंगे वो बिजू बाजवा, रहील शरीफ के दौर से लेकर जनरल फैज़, इमरान ख़ान और ये साकिब निसार, ये सारे जज जो है, चोर जज साकिब निसार हो गया, खोसा हो गया, गुलजार हो गया, अजमत सईद हो गया और ये एजाजुल हसन हो गया, फिर वो जो दफ़ा हो गया बिंदियाल, ये हो गया, इनके कारनामे और इनके जो जुराइम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो भी, जिनका ताल्लुक नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म करने से था, वो भी, और इसके अलावा इनके अपने स्कैंडल, इनकी बातचीत, इनकी गुफ्तगुएँ, इनके ख़िलाफ़ कई किस्म के, यानी ज़्यादा किस्मों के, एक दो किस्मों के नहीं, बहुत ज़्यादा किस्मों के सबूत इनके ख़िलाफ़ जलसों में डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में चलाए जाएंगे और एक यानी तूफ़ानी अंदाज में इन लोगों को नंगा किया जाएगा। और ख़ास तौर पर इसमें जो हिट किया जाएगा वो है एजाजुल हसन। और एजाजुल हसन को आप जानते हैं, ये वो ज़ात शरीफ है, ज़ात गैर शरीफ है, जिसने 3 केसेस चले थे नैब में नवाज शरीफ पर, जिनमें से 2 में उनको सज़ा हुई। तो उनकी निगरानी कर रहा था और उन जजों को हदायत दे रहा था कि तुमने आज ये रिमार्क्स देने, आज ये रिमार्क्स देने और सज़ा इतनी सुनानी है। उनके सबूत भी इकट्ठे हो गए हैं और ये कोई इतना अनोखा काम भी नहीं होता। सारे सबूत रियासती इदारों के पास होते हैं और जब रियासती इदारों से मुराद, यानी यहाँ लाजमी नहीं है कि इसमें फ़ौज भी शामिल हो, रियासती इदारे इंटेलिजेंस के, पुलिस के, FIA के, IB के, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। और जब ये हल्के देखते हैं कि फ़लाँ पार्टी की हुकूमत आने वाली है, तो वो फिर इस तरह के जो एसेट्स हैं वो उनको दे देते हैं गुडविल के तौर पर। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं जो चलाई जाएंगी। और एजाजुल हसन को पता चल गया है कि वो अब चीफ़ जस्टिस तो बनने से रहा, वो जो चंद हफ्ते पहले तक ख्वाब देख रहा था ना कि काजी फ़ाइज़ ईसा तो 1 साल के लिए आए, उसके बाद मैं ही हूँगा और डंके बजाऊँगा, उसको पता चल गया है कि ये बीच में से स्किप इसने हो जाना है, इसमें इसने आउट हो जाना है बीच में से, इसका खाता गुल होके नंबरिंग की जो लिस्ट है वो जंप करके अगले उम्मीदवार तक, अगले चीफ जस्टिस तक चली जाएगी। तो ये इसको पता चल गया। अब ये इसने जान बचाने के लिए हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जान बचाने का मसला ये है कि इससे सज़ा होगी। 3-4 मामलात हैं करप्शन के, जिसमें बड़ी मिक़दार की रिश्वत मुलव्वस है और बहुत सारे मफादात मुलव्वस हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कच्ची पक्की इत्तला हमें मिली है कि फ़लाँ चीज़ भी इस तरह की है और फ़लाँ चीज़ भी इस तरह की है। एक तो वो इस्लामाबाद की जो टावर है ना, वो हयात टावर क्या नाम है उसका बिल्डिंग का, उसमें भी इन लोगों के प्लाट का चक्कर, केस किस तरह इसने जो उन्हीं का वकील और उन्हीं का जज बनकर उनके हक़ में फ़ैसले दिए और उसके इवज़ में इसने क्या कुछ कमाया। कुछ और चीज़ें भी हैं जो सामने आएंगी और इसमें इसको सज़ा हो सकती है। मामला सिर्फ जुडिशल कमीशन के रेफरेंस तक नहीं रहेगा और यही माजरा इसके साथ भी होने वाला है मुज़ाहर ट्रक्का वाले के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।